जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज है 1 जुलाई 2025 और आज हम फिर से 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो है कवर करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि एस एंड पी ने भारत की जीडीपी का अनुमान जो है कितना लगाया, उपराष्ट्रपति ने किस किताब का विमोचन किया, किस तारीख को मनाया गया ट्रॉपिक्स डे, उसके बाद कौन सा राज्य जो है संरक्षित क्षेत्रों के मामले में टॉप पर रहा और डीआरआई ने कितने करोड़ की तस्करी पकड़ी। उसके साथ साथ ही जानेंगे कि भारत में कितना एफडीआई आया, आईटी सेक्टर की ग्रोथ जो है कितनी हुई, या फिर एमडीएल की इंटरनेशनल डील जो है इसके बारे में जानेंगे। और इटली ने कैसा उड़ने वाला रोबोट बनाया है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये प्रमुख टॉपिक्स है आज के, जिन पर हम लोग की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि एस&पी रेटिंग एजेंसी जो है, एस&पी रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है बढ़ाकर कितना प्रतिशत जो है कर दिया है। आपको बताना है कि एस&पी जो है एजेंसी जो है इसने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का दर का जो अनुमान है वो बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इसको जो है आपको याद रखना है 6.5%। कितना प्रतिशत कर दिया गया है बढ़ा करके? 6.5%। तो इसको जानते हैं, आइए विस्तार से देखिए। एस&पी ग्लोबल रेटिंग जो है इसने अपना अनुमान मई 2025 में 6.3% से बढ़ाकर अब 6.5% कर दिया है। यह अनुमान जो है सामान्य मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, इनकम टैक्स छूट और मौद्रिक नीति में ढील पर जो है आधारित है। यह अनुमान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के 6.5% के अनुमान के जो है बराबर है। एस&पी का मानना है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग जो है वैश्विक मंदी के असर को जो है कम करती है। पिछले महीने जो आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.2% और विश्व बैंक ने 6.3% का अनुमान दिया था। दैट मीन्स कि एस&पी का अनुमान जो है इनसे ज़्यादा है। एस&पी जो है इसने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव से तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा जोखिम जो है कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर के संदेश पुस्तक जो है इसका विमोचन किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर के संदेश पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। तो आपको जो है इसको याद रखना है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। किसके? हमारे उपराष्ट्रपति है जो कि जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा जो है अंबेडकर के संदेश पुस्तक जो है इसका विमोचन किया गया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, इस पुस्तक के लेखक जो है डी.एस. वीरैया हैं। कौन है इस पुस्तक के लेखक? कौन है? डी.एस. वीरैया हैं, जो कि कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अंबेडकर के संदेश का विमोचन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में हुआ है। उपराष्ट्रपति ने इसे सांसदों, विधायकों और नीति निर्माताओं के लिए जरूरी बताया है। पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और संदेशों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो है एक माध्यम है। गुलबर्गा विश्वविद्यालय जो है इसने लेखक को अंबेडकर अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। हाल के वर्षों में जो है अंबेडकर से जुड़ी कई पुस्तकें और रिपोर्ट जो है विमोचित की गई है, लेकिन अंबेडकर के संदेश को जो है शीर्ष स्तर पर विमोचन मिला है। तो इसको जो है आपको याद कर रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसने 2016 में 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है घोषित किया था। इस दिन की शुरुआत जो है 2014 में जारी पहली टेस्ट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट जो है इसकी वर्षगांठ के रूप में हुई थी।
इसका उद्देश्य जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता, चुनौतियों और सतत विकास की ज़रूरतों पर जो है जागरूकता बढ़ाना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है पृथ्वी का वह हिस्सा है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हो जाती है और ये हमारी कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। तो ये हो गई कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इसी को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस दिवस की कोई वार्षिक थीम नहीं होती है, हर साल इसका फोकस जो है समग्र जागरूकता पर रहता है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं जो है इन क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही मुख्य चुनौती है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में जो है कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, केरल राज्य जो है केरल, ये राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में जो है शीर्ष पर रहा है। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए केरल को जो है 2020-25 चक्र के लिए है जो है 76.22% स्कोर और बहुत अच्छा रेटिंग मिला है। ठीक है, यह मूल्यांकन जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कुल 438 संरक्षित क्षेत्रों का जो है मूल्यांकन हुआ, जिसमें केरल पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और पंजाब जो है तीसरे स्थान पर रहा है। MEE दैट मीन्स की मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन गुणवत्ता का आकलन करने की वैश्विक प्रक्रिया है। केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो एराविकुलम जो कि 92.97% स्कोर किया है, मथिकेतन 16 जो कि 90.63% का जो है स्कोर किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ जबकि लद्दाख जो है सबसे कम स्कोर पर रहा है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, तो राजस्व खुफिया निदेशालय दैट मीन्स की DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए मूल्य का पाकिस्तानी माल जब्त किया है। आपको इसको ध्यान रखना है कि राजस्व खुफिया निदेशालय है जो DRI है, इसने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इसके द्वारा जो है कितने करोड़ रुपए मूल्य का पाकिस्तानी माल जब्त किया है। तो आपको इसको याद रखना है 9 करोड़ रुपए का। कितने का? 9 करोड़ रुपए का जो है पाकिस्तानी माल जब्त हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए कुल 39 कंटेनर थे, जिसमें 1115 मीट्रिक टन माल जो है नहावा सेवा बंदरगाह पर जो है पकड़ा गया। यह माल कथित तौर पर पाकिस्तान से दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते जो है भारत में तस्करी करके लाया जा रहा था। सरकार ने 2 मई 2025 से पाकिस्तानी माल के आयात पर पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगा दिया है। पहले ऐसे माल जो है 200% कस्टम ड्यूटी लगती थी ऐसे माल पर, लेकिन अब पूरी तरह से बैन है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत जो है एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। DRI दैट मीन्स की डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, इसने DRI ने जो है इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार नियमों की रक्षा के लिए जो है अंजाम दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा भारत का पहला एनिमल ओवरपास जो है कॉरिडोर निर्मित किया गया है। हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा भारत का पहला एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है निर्मित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। किस पर? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो है 12 किलोमीटर लंबा भारत का पहला एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है निर्मित किया गया है। भारत का पहला और सबसे लंबा एनिमल ओवरपास जो है इस प्रकार से कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना। यह ओवरपास जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 12 किलोमीटर हिस्से में बनाया गया है। कुल 5 ओवरपास जो है प्रत्येक 500 मीटर और 1.2 किलोमीटर लंबा अंडरपास भी जो है शामिल है।
कॉरिडोर को पेड़ पौधों और घास से कवर किया गया है ताकि जानवरों को जंगल जैसा अनुभव हो। निर्माण का उद्देश्य जो है जानवरों को सुरक्षित सड़क पार करा देना और सड़क हादसे को रोकना है। यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के द्वारा जो है किया गया है। इसके पहले भारत में सिर्फ अंडरपास या छोटे क्रॉसिंग बनते थे, इतना बड़ा ओवरपास जो है पहली बार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यानी कि FDI, इसका प्रवाह बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल 2025 में जो है भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है प्रवाह बढ़ करके कितने बिलियन डॉलर जो है हो गया है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, 8.8 बिलियन डॉलर जो है ये हो गया है। क्या हो गया है, तो सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह जो है बढ़ करके 8.8 बिलियन डॉलर हो गया है। यह जो है मार्च 2025 में 5.9 बिलियन डॉलर और अप्रैल 2024 के 7 बिलियन डॉलर से जो है 7.2 बिलियन डॉलर से जो है अधिक है। लगभग 50% FDI जो है मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सर्विस सेक्टर में आया है। भारत FDI इनफ्लो में जो है वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर है। यह डेटा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन में जारी हुआ है। पिछले साल अप्रैल की तुलना में जो है इस बार FDI में लगभग 23% की वृद्धि जो है दर्ज हुई है। FDI दैट मीन्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि RBI के अनुसार जो है वैश्विक चुनौतियों के बावजूद IT कंपनियों की बिक्री वृद्धि जो है पिछले वर्ष के 5.5% से बढ़ के जो है कितने प्रतिशत हो गई है। RBI के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद IT कंपनियों की जो बिक्री वृद्धि है पिछले वर्ष के 5.5% से बढ़ करके जो है कितने प्रतिशत हो गई है। तो इसको आपको याद रखना है 7.1%। कितने प्रतिशत हो गई है, 7.1% जो है हो गई है। यह वृद्धि जो है वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जो है दर्ज हुई है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में यह जो है डेटा प्रकाशित हुआ। IT सेक्टर भारतीय सेवाओं के निर्यात और GDP ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। 2022-23 में जो है यह वृद्धि 5.5% थी, अब 1.6 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, वैश्विक मंदी के बावजूद भी भारत के IT सेक्टर ने ये बेहतर प्रदर्शन किया है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। आज का अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है इसने लगभग 52.96 मिलियन डॉलर में किस देश की एक शिप यार्ड कंपनी में जो है हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है इसने लगभग 52.96 मिलियन डॉलर में किस देश की एक शिप यार्ड कंपनी में जो है हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो आपको इसको याद रखना है, श्रीलंका। ठीक है, किस देश की शिप यार्ड कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, तो श्रीलंका की। देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है इसने श्रीलंका की कोलंबो डॉक यार्ड PLC में जो है लगभग 52.9 मिलियन डॉलर में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। यह MDL का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण है जिससे उसे कोलंबो डॉक यार्ड पर जो है नियंत्रण मिलेगा। कोलंबो डॉक यार्ड श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और रिपेयर कंपनी है। MDL ने यह हिस्सेदारी जो है जापान की अनुमिची डॉक यार्ड से खरीदी है। इस डील से भारत की समुद्री उपस्थिति और क्षेत्रीय शिप बिल्डिंग क्षमता जो है मजबूत होगी। यह डील हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी अहम मानी जा रही है। MDL का फुल फॉर्म क्या है, मैजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और कोलंबो डॉक यार्ड PLC दैट मीन्स की कोलंबो डॉक यार्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसको भी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पहला उड़ने वाला मानव जैसा रोबोट विकसित किया है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पहला उड़ने वाला मानव जैसा रोबोट विकसित किया है। तो इसको आपको याद रखना है, इटली। इटली के जो है शोधकर्ताओं ने
पहला उड़ने वाला मानव जैसा रोबोट विकसित किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इटली के वैज्ञानिकों ने जो है दुनिया का पहला उड़ने वाला मानव जैसा रोबोट जो है आयरन क्यूब 3 विकसित किया है। इसका नाम है आयरन क्यूब 3। इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। रोबोट में 4 जेट इंजन लगे हैं। कितने? 4 जेट इंजन लगे हैं इस रोबोट में, जो कि 2 हाथों में हैं और 2 पीठ पर हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपदा प्रबंधन, खोज बचाव और खतरनाक इलाकों में काम करना। आयरन क्यूब 3 का लगभग 1 मीटर लंबा ये आयरन क्यूब 3 जो है लगभग 1 मीटर लंबा है और 22 किलोग्राम वजनी है। इससे पहले सिर्फ ड्रोन या नॉन ह्यूमनॉइड फ्लोइंग रोबोट थे, यह पहला ह्यूमनॉइड फ्लोइंग रोबोट है। तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके माध्यम से सब आपको याद भी हो गया होगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर के, करंट अफेयर्स के मुख्य मुख्य टॉपिक्स को लेकर के मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।